हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है और उसको कैसे क्वांटिटेटिवली हमने मेज़र किया था बाय यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आइए अब की बार बात करते हैं हम यूनिट्स के बारे में। जो फोर्स की यूनिट्स होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जो अपना टॉपिक होगा आज का वो है यूनिट्स ऑफ फोर्स। यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो देखिए, जो फोर्स की जो यूनिट्स होती हैं उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक जो उसकी यूनिट थी जो अब्सोल्यूट यूनिट्स होती हैं, अब्सोल्यूट यूनिट्स, और दूसरी टाइप की जो यूनिट्स होती हैं फोर्स की वो होती हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स। ग्रेविटेशनल यूनिट्स एक तो होती है अब्सोल्यूट यूनिट्स और दूसरी होती है ग्रेविटेशनल। दोनों ही सिस्टम्स के अंदर आप इसको ले सकते हो। एसआई सिस्टम में भी होती है, सीजीएस सिस्टम है इसका भी। तो अब्सोल्यूट यूनिट जब भी आप कैलकुलेट करो तो एज वी नो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम यूनिट फोर्स कब कहेंगे? यूनिट फोर्स का मतलब क्या है? यूनिट मास बॉडी के अंदर, यूनिट मास बॉडी में यूनिट एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस कर दे वो फोर्स क्या कहलाएगा? वो फोर्स होगा यूनिट फोर्स। अब्सोल्यूट यूनिट्स के अंदर जो एक्सेलरेशन आता है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और जब ग्रेविटेशनल यूनिट्स की बात करेंगे तो जो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा दैट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसमें जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना होगा? या फिर सीजे सिस्टम में ये चीज कितनी हो जाएगी? ये आ जाएगी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? मतलब अब्सोल्यूट यूनिट जो होगी फोर्स की, जब अब्सोल्यूट यूनिट को आप कैलकुलेट करेंगे तो जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिट एक्सेलरेशन होगा। और जब आप लोग ग्रेविटेशनल यूनिट की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल यूनिट किसके बराबर? जब एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो बॉडी में, इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी इसको हम कर सकते हैं, जैसे एसआई सिस्टम की बात करते हैं, हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू एम ए। एसआई सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो 1 न्यूटन कितना आ जाएगा? 1 किलोग्राम। यूनिट मास हो गया, यूनिट एक्सेलरेशन। एसआई सिस्टम में एक्सेलरेशन की यूनिट कितनी आएगी? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। क्लियर? ये थी एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट। इन सीजीएस सिस्टम फोर्स की जो यूनिट होती है दैट इज डाइन। किससे बताते हैं हम क्या होती है? डाइन होती है। तो डाइन किसके बराबर? 1 डाइन इज इक्वल टू यूनिट मास। यूनिट मास कौन से सिस्टम में लिया जाएगा? सीजीएस सिस्टम में। और सीजीएस सिस्टम में मास की यूनिट क्या होगी? 1 ग्राम इनटू एक्सेलरेशन, यूनिट एक्सेलरेशन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट एक्सेलरेशन, यूनिट मास। सीजीएस सिस्टम में एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो ये डाइन थी, जो यूनिट थी किसमें थी? सीजीएस सिस्टम में थी। न्यूटन फोर्स की यूनिट है वो एसआई सिस्टम में है। अब्सोल्यूट यूनिट्स हैं क्योंकि दोनों ही केसेस के अंदर एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? यूनिट एक्सेलरेशन आता है। इसमें ग्रेविटेशनल यूनिट्स के अंदर एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होना चाहिए। तो यहां से आप यदि बताते हो ग्रेविटेशनल यूनिट जो है फोर्स की 1 किलोग्राम वेट, किलोग्राम वेट ग्रेविटेशनल यूनिट है, फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट है, कौन से सिस्टम में है? यहां से पता चल जाएगा आपको, किलोग्राम लिखा गया है। कौन सा सिस्टम है? एसआई सिस्टम में फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट 1 किलोग्राम वेट या फिर 1 किलोग्राम फोर्स होती है। और वो कितना मास कितना होगा? यूनिट 1 किलोग्राम। यूनिट मास आ गया। और एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। और एसआई सिस्टम में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और देखिए
किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं। तो ये आ गया 9.8 न्यूटन। दैट मींस 1 किलोग्राम वेट या फिर 1 किलोग्राम फोर्स किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। इन द सेकंड केस सीजीएस सिस्टम में क्या करेंगे, सीजीएस सिस्टम में हम लोग लिखेंगे मास कितना होना चाहिए, वही यूनिट मास हो, और सीजीएस सिस्टम में यूनिट मास कितना होगा, 1 ग्राम होगा। तो 1 ग्राम वेट या फिर 1 ग्राम फोर्स, ये यूनिट होती है ग्रेविटेशनल यूनिट फोर्स की सीजीएस सिस्टम में, 1 ग्राम फोर्स। तो 1 ग्राम इंटू एक्सेलरेशन कितना आएगा, ध्यान दें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये एसआई सिस्टम में है, इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर रहा तो कितना आया 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आ गया 980 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। और ये चीज क्या थी, दैट इज इक्वल्स टू डाइन, ये डाइन के बराबर थी, तो कितना आ गया 980 डाइन्स। तो ये रिलेशन जरूर ध्यान रखें, ये आपको न्यूमेरिकल पर्पस से यूज करनी पड़ सकती हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर गिवन हो कि 1 किलोग्राम वेट फोर्स, 2 किलोग्राम वेट फोर्स उस बॉडी के ऊपर एक्सर्ट किया गया, देन यू हाउ टू कन्वर्ट द फोर्स इनटू एसआई सिस्टम एब्सोल्यूट यूनिट्स। कैसे करेंगे, आप 9.8 न्यूटन से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका कन्वर्ट होके आ जाएगा न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट्स ऑफ फोर्स। अब बात करते हैं आगे जब चलेंगे तो फोर्सेस जो होते हैं वो बैलेंस्ड भी हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, देखो फोर्स जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब आपको फोर्स को कंप्लीटली एक्सप्रेस करते हो तो आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, तो डायरेक्शन के हिसाब से ही वेक्टर एडिशन के हिसाब से ट्रायंगल ला या फिर पैरेललोग्राम ला को ओबे करते हैं ये फोर्स जो होते हैं। तो बात आता है रिजल्टेंट फोर्स क्या है। जैसे ये आपको बताया गया कि देयर इज ए बॉडी एंड ए नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इसके ऊपर बहुत से फोर्सेस लगे हुए हैं और सबकी डायरेक्शन भी क्या है, अलग अलग है। देन व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट का मतलब क्या है, देखिए ये तीनों क्या करते हैं, कंबाइंड जो तीनों का इफेक्ट है, मतलब ये तीनों एक इस बॉडी को किसी प्रकार से इफेक्ट कर रहे हैं। रिजल्टेंट फोर्स क्या है, रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट इज द फोर्स, वो फोर्स है, वो फोर्स जो सेम इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा जो इन तीनों के द्वारा किया गया है, मतलब द फोर्स which produces the same effect। मतलब ये तीन F1, F2 और F3 का रिजल्टेंट क्या है, उसका मतलब क्या है कि वो फोर्स जो F1 और F2 और F3 के जितना ही इफेक्ट को प्रोड्यूस कर दे वो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा। देखो रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो बैलेंस्ड भी हो सकता है और अनबैलेंस्ड भी हो सकता है, मतलब फोर्सेस जो होते हैं वो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड हो सकते हैं। रिजल्टेंट तो जीरो या फिर नॉन जीरो ही मिलेगा। तो फोर्सेस बैलेंस्ड भी हो सकते हैं, फोर्सेस अनबैलेंस्ड भी हो सकते हैं। कब कहेंगे, जब सभी का जो कंबाइंड इफेक्ट है और सब जितने भी फोर्सेस बॉडी पे लगेंगे उन सभी का जो कंबाइंड इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। यदि रिजल्टेंट जीरो है तो फोर्सेस क्या है, सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। मतलब यदि यहां मैं कहूं कि F1 प्लस F2 प्लस F3, ध्यान दें मैग्नीट्यूड नहीं है, यहाँ वेक्टर नोटेशंस यूज की गई हैं, मतलब ये जो फाइंड आउट करोगे आप वो ट्रायंगल ला या फिर पैरेललोग्राम ला की मदद से फाइंड आउट करने वाले हो। यदि जीरो के बराबर है तो F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या है, रिजल्टेंट ऑफ, रिजल्टेंट जीरो के बराबर, तो ये तीनों फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। और यदि ये रिजल्टेंट जो था F1 का, F2 का और F3 का जो रिजल्टेंट था वो जीरो के बराबर नहीं है, तो ये कैसे फोर्सेस होंगे, अनबैलेंस्ड फोर्सेस होंगे। ये ध्यान रखें कि यदि बैलेंस्ड फोर्सेस लगते हैं, ध्यान दें यदि फोर्सेस बैलेंस्ड हैं मतलब सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट यदि जीरो है तो बॉडी की स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे, मोशन में है तो मोशन में, उसकी स्टेट नहीं बदलेगी।
यदि आप किसी बॉडी की स्टेट को बदलना चाहते हो तो जरूरी है उसके ऊपर कैसे फोर्सेस लगें, अनबैलेंस्ड फोर्सेस उसके ऊपर लगने चाहिए। मतलब किस कैसे फोर्सेस लगेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगेंगे। हाँ एक केस आता है रोटेशनल मोशन के अंदर जरूर आता है, जब एक पेयर होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, वो उसको रोटेशनल मोशन में जरूर उसको ले आते हैं। तो यदि आपको ये देखना है, रिजल्टेंट का मतलब सिंपली नेट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स, कुल कितना लगा, टोटल कितना लगा, टोटल जीरो है, बैलेंस्ड है, नहीं है, अनबैलेंस्ड है। तो ये था बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं वो मोशन करवाते हैं बॉडी की, तो जरूरी है यदि आप किसी चीज को मूव करवाने की कोशिश करो तो उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगे। अब बात ये आती है कि इम्पल्स, एक टर्म आती है इम्पल्स, क्या है इम्पल्स, इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या है, इम्पल्स बेसिकली क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स जो आपने लगाया उसका कितना प्रभाव पड़ा, और इफेक्ट बताएंगे जब आपको पता होगा कि कितनी ड्यूरेशन तक फोर्स को लगाया गया है, फोर्स का जो इम्पैक्ट था बॉडी के साथ वो कितनी देर तक था, उससे आप लोग बताएंगे कि फोर्स का कितना प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपली जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स है दैट इज एवरेज फोर्स और इनटू टाइम, कौन सा टाइम है, फोर्स के एप्लीकेशन का टाइम, टाइम ऑफ इंपैक्ट, हम ये कह सकते हैं टाइम ऑफ इंपैक्ट, कितनी देर तक फोर्स उसके ऊपर लगा, ये चीज क्या है, इंपल्स है। अच्छा इंपल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये तो आ गई इंपल्स आ गई है, मतलब इंपल्स इज बेसिकली फोर्स एवरेज इनटू टाइम टेकन डेल्टा टी, दैट इज इंपल्स। अब देखिए न्यूटन सेकंड लॉ हमें कहती है F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो देन dp बाई dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करा dt इधर आया, F इंटू डी टी इज इक्वल टू dp। मान लेते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज p1, आपने फोर्स लगाया F फोर्स लगाया कितनी देर तक, t सेकंड्स तक, तो फाइनली टाइम कितना आ गया, जीरो से शुरू करा t सेकंड तक लगाया तो फाइनल टाइम कितना आया, t सेकंड्स। लीनियर मोमेंटम बदल के कितना आ गया, p2 के बराबर आ गया। तो सिंपल सी बात है, यदि हम टोटल निकालेंगे, इंटीग्रेट करा इक्वेशन को, तो यहां से अपने पास आ गया जीरो, जब टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये कितना आया, जीरो आया, क्लियर। ये जीरो टाइम मतलब t इज इक्वल टू जीरो सेकंड पे लीनियर मोमेंटम कितना था, p1 था, जब टाइम t हुआ लीनियर मोमेंटम p2 हो गया। यदि फोर्स कांस्टेंट है, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, आगे बात करेंगे यदि नहीं है तो क्या होगा, लेकिन यदि हम कंसीडर करते हैं फोर्स इज कांस्टेंट, यदि फोर्स कांस्टेंट है, F बाहर आ गया, t का इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन 0t दैट इज इक्वल्स टू p का इंटीग्रेशन कितना हो गया, dt का इंटीग्रेशन p आ गया, ये p1 ये p2, लिमिट्स को पुट करा तो f t माइनस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू p2 माइनस p1, क्लियर। तो ये आ गया f इंटू टी इज इक्वल टू p2 माइनस p1, ये क्या था, इंपल्स है, ये क्या है इंपल्स, ये क्या है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो यदि आपको इंपल्स कैलकुलेट करनी है, यू मे यूज दिस फॉर्मूला और यू मे यूज दिस कंसेप्ट। तो सिंपली हमें पता चला कि इंपल्स बराबर होती है चेंज इन लीनियर मोमेंटम को के, और इसी को बोला गया है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी हम इसी को कहते हैं। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बताती है, वो बताती है कि इंपल्स किसी बॉडी के ऊपर है जो किसके बराबर होगी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होती है। यूनिट्स ध्यान दें, सिंपल सी बात है, जब लीनियर मोमेंटम में से लीनियर मोमेंटम हमने माइनस करा तो यूनिट जो बचेगी वो किसकी बचेगी, लीनियर मोमेंटम की, और उस साइड में क्या है इंपल्स, तो इंपल्स की यूनिट जो होती है सेम एज दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्लियर बात।
ये था इम्पल्स के बारे में, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होती है, और इस कंसेप्ट को यूज करते हुए आप लोग फॉर्मूले से निकाल भी सकते हो। हाँ, अभी बात हुई थी कि इफ फोर्स इज वेरिएबल देन व्हाट विल वी डू। मान लेते हैं किसी बॉडी के ऊपर, एक चीज और भी आप यहां से निकाल सकते हो, यदि आपको इम्पल्स निकालने हैं, आपको फोर्स और टाइम के बीच में कोई ग्राफ गिवन है एफ, कोई भी आपको कर्व गिवन है, तो आप लोग इम्पल्स निकालने के लिए क्या करोगे, इम्पल्स किसके बराबर है, एफ इंटू टी, मतलब दिस इंटू दिस, और ये चीज क्या बताएगी, एरिया ऑफ ग्राफ। मान लेते हैं हम एक कांस्टेंट फोर्स में आपको ऐसे दिखाता हूं, तो एफ इंटू टी किसके बराबर होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया होगा, होगा या नहीं होगा, क्लियर। ये एरिया ऑफ ग्राफ आ गया, एरिया ऑफ ग्राफ किसके बराबर है, एफ इंटू टी किसके बराबर है, इम्पल्स के बराबर। तो एरिया अंडर दिस कर्व विल गिव इम्पल्स। आपको यदि ग्राफिकली दिया गया है कोई भी चीज, तो आप डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई करें, आपको इम्पल्स मिल जाएंगे। यदि फोर्स वेरिएबल है तो आप लोग क्या करेंगे, फोर्स यदि वेरिएबल होगा, इन दैट केस व्हाट विल वी डू, हम क्या करने वाले हैं, देखिए फोर्स वेरिएबल है तो हम ये तो मान ही सकते हैं कि फोर्स एक शॉर्ट टाइम के लिए तो जरूर कांस्टेंट रहा होगा, बिल्कुल लिटिल, जितना तुम अज्यूम कर सकते हो उतना छोटा टाइम मान के चलो, तब तक तो वो जरूर कांस्टेंट रहा होगा। मान लिया ये है फोर्स, देखिए हर चीज की हर टाइम के ऊपर धीरे धीरे बदल रहा है। यहाँ फोर्स की वैल्यू कुछ और थी, t1 टाइम के ऊपर फोर्स की वैल्यू कुछ भी थी, यहाँ जाने के बाद फोर्स की वैल्यू बदल चुकी है t2 टाइम पे। लेकिन मैं बिल्कुल छोटे से समय के लिए इसको क्या कंसीडर करने वाला हूं, मैं इसको कंसीडर करूंगा कि फोर्स यहां से लेकर, मतलब ये जो टाइम लगा dt टाइम है, dt मतलब स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक जो था, इतने टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, यहां से और यहां बिल्कुल शॉर्ट टाइम इंटरवल है, उसके दौरान फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट माना जा सकता है, पूरे के ऊपर वेरिएबल है। मैं सिर्फ एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए फोर्स को कांस्टेंट कंसीडर कर रहा हूं, तो फोर्स को कांस्टेंट माना गया, टाइम कितना लगा dt, इंपल्स कितनी आई है, जो इंपल्स थी ड्यूरिंग टाइम dt, कितनी इंपल्स आई f इंटू डी टी। कंप्लीट निकालना है, कंप्लीट निकालने के लिए क्या करोगे, ओके यदि मैं स्ट्रिप को नाम दूं पी क्यू आर एस, इसको नाम दिया गया हमने पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस यदि इसको नाम दिया गया तो एफ क्या थी, उसकी एक साइड थी, एफ जो फोर्स एक्सिस के अलोंग दिखाया गया है, यहाँ पर फोर्स कितना था एफ था, और dt क्या था, dt था टाइम पीरियड था, तो f इंटू डी टी क्या आ गया, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, रेक्टेंगल की एक लेंथ एक ब्रेड्थ। यदि टोटल निकालना है तो इसका क्या कर दे, इंटीग्रेट, मतलब ऐसी मैं स्ट्रिप एक और मानूं, ऐसी एक और मानूं, ऐसी एक और मानूं, ऐसी एक और मानता रहूं, सबका अलग अलग इंपल्स निकालते रहें और फिर सबको जोड़ दिया जाए, मतलब इसकी इंपल्स निकाल के इसकी निकाली जोड़ दिया। अच्छा, इसमें इंपल्स किसके बराबर थी, इसके एरिया के बराबर, इसकी इंपल्स इसके एरिया के बराबर, इसकी इंपल्स इसके एरिया के बराबर, सभी का एरिया जोड़ देने का मतलब क्या है, जो कोरस्पॉन्डिंग टाइम था उसके ड्यूरिंग जो इंपल्स थी वो आ जाएगी, सबका एरिया हमने यदि जोड़ दिया है, तो कुल मिला के जब इंटीग्रेट करेंगे इसका तो इंपल्स टोटल कितनी आ जाएगी, एरिया जो था अंडर एफ टी कर्व, जो फोर्स और टाइम की कर्व बनी है उसके नीचे का सारा एरिया हम ले लेंगे उसमें। तो ये था कि अनबैलेंस फोर्सेस क्या थे, यूनिट्स क्या थी, एंड अबाउट इंपल्स। आगे हम और भी टॉपिक्स हैं बहुत अच्छे आएंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक भी है वो, जल्दी हम उसके ऊपर आने वाले हैं। तब तक के लिए आप क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस करें। थैंक यू।